हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है झील। आज हम पढ़ेंगे थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में जो अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के ऊपर काम करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मैंने छोटा सा नेफ्रॉन बनाया है। ये पीसीटी, ये थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड काम कर रहा था। यहाँ पे हमने देखा लूप डायूरेटिक्स काम कर रहे थे। आज हम थायराइड के बारे में पढ़ेंगे, वो ये वाले सेगमेंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थायराइड डायूरेटिक्स सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, रिजेंबल करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को लाइक एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, देन क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, जिपामाइड, इंडापेमाइड। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन जैसा कि मैंने बताया, अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल, अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल। ओके, ये क्या करते हैं? इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। अभी ये कहाँ पे है, मतलब ये क्या करता है उसकी पहले नॉर्मल देख लेते हैं, रीनल फिजियोलॉजी। ठीक है, ये मैंने डीसीटी का सेल बनाया है। ये सिम्पोर्टर रहा जिसको ये वाले ड्रग्स थायराइड इनहिबिट करने वाले हैं। ठीक है, ये सिम्पोर्टर क्या करवाता है? तो सोडियम और क्लोराइड की एंट्री करवाता है ये डीसीटी के सेल में। ओके, फिर यहाँ से बेजोलेटरल साइड से हमें पता ही है कि सोडियम बाहर चला जाएगा और पोटेशियम अंदर आ जाएगा। पोटेशियम की चैनल्स है तो वो वहाँ से निकल जाएगा। क्लोराइड की भी अपनी चैनल्स है तो वो निकल जाएगा सेल में से। ठीक है, अभी थायराइड डायूरेटिक्स जो है वो क्या करते हैं? तो वो ये सिम्पोर्टर को ही इनहिबिट कर देते हैं। अभी इसको इनहिबिट कर दिया तो सोडियम और क्लोराइड अंदर ही नहीं जा पाएंगे, तो वो सिक्रीट हो जाएंगे, तो सोडियम और क्लोराइड दोनों का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आएगा। अभी यहाँ पे सोडियम का लोड बढ़ रहा है। सोडियम क्योंकि पहले तो रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था, अभी रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो सोडियम का लोड बढ़ गया और क्लोराइड भी आ रहा है। तो क्लोराइड क्या करेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और सोडियम क्या करेगा? उसका लोड बढ़ गया तो वो यहाँ चैनल्स में से जाएगा अंदर, तो पोटेशियम को बाहर आना पड़ेगा कंपेंसेट करने के लिए। तो वही कहानी, लूप डायूरेटिक्स में जैसे पोटेशियम का लॉस हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी ये ग्रुप भी पोटेशियम का लॉस करवाएगा। थायराइड भी पोटेशियम का लॉस करवाता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड नेट लॉस ऑफ क्लोराइड विल अकर, एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होगा? पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। तो ये वाले ड्रग्स भी ऐसे हैं जो पोटेशियम का लॉस प्रमोट करते हैं। हमने अब तक जितने भी ड्रग्स पढ़े, तीन एसिटाजोलामाइड, लूप डायूरेटिक्स एंड थायराइड, ये तीन पोटेशियम का लॉस प्रमोट कर रहे थे, हाइपोकैलीमिया डेवलप कर रहे थे, कैलीयूरेसिस कर रहे थे। यूरिन में आना पोटेशियम का इज कैलीयूरेसिस, एंड प्लाज्मा में कम हो जाना इज हाइपोकैलीमिया। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन करवा रहा था? फर्स्ट वाला ड्रग, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड। ठीक है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लूप डायूरेटिक्स। ओके, मेनली सिक्रेटेड थ्रू पीटी। अभी ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो ये ना ग्लोमरुलस से फिल्टर नहीं होंगे। तो प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड के जो सेल्स है वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड, सिक्रेटरी ऑर्गेनिक एसिड मैकेनिज्म होता है, तो वो जिसकी हेल्प से यूरिक एसिड भी सिक्रीट होता है, इसकी हेल्प से लूप डायूरेटिक्स भी सिक्रीट होते हैं, और थायराइड डायूरेटिक्स भी उसी की हेल्प से सिक्रीट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, अभी इसका जो है थायराइड का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक दरवाज़ा है जिसमें से 1 पर्सन एट अ टाइम जा सकता है, तो ये वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये यूरिक एसिड को नहीं जाने देते, तो हाइपर यूरिसीमिया डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये वाले थायराइड डायूरेटिक्स अगर गाउट के पेशेंट को देंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा गाउट का अटैक। ओके, सेम टू सेम लूप डायूरेटिक्स जैसी ही कहानी है। लूप डायूरेटिक्स की कंपैरिजन में ये वाले ज़्यादा हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं, पर स्ट्रॉन्ग वो वाले ज़्यादा है। लूप डायूरेटिक्स अगर पूछे तो, अगर ऐसा पूछे कि डायूरेटिक की कंपैरिजन में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो लूप डायूरेटिक्स आएंगे फर्स्ट। वो हाई सीलिंग होते हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट एडिमा या उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी इसमें एक अच्छी चीज़ या इसकी
दोनों में, इसमें और लूप डायूरेटिक में एक डिफरेंस क्या है कि ये वाले जो है थायराइड डायूरेटिक्स, ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट करते हैं। वो वाला कैल्शियम सिक्रीशन करवा रहा था, ये जो था फ्यूरासेमाइड, वो क्या करवा रहा था, कैल्शियम का लॉस करवा रहा था। जबकि यहाँ पे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट होगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज प्रमोटेड। ऐसा क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं, हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाले सेल में इसके पास बेजोलेटरल साइड पे कोई भी ऐसा एक्सचेंजर नहीं था जिसकी हेल्प से सोडियम अंदर आ सके। इसके पास एक ही दरवाज़ा था सोडियम को एंटर करने का और दूसरा था उसको एग्जिट करने का। जबकि यहाँ पे कहानी ऐसी नहीं है, इसके पास दो दरवाजे हैं, एक ये वाला जो हमने ब्लॉक करके रखा है और दूसरा जो हमेशा ओपन नहीं होता, कुछ कंडीशंस में ही ओपन होता है। ये एक्सचेंजर है सोडियम एंड कैल्शियम का एक्सचेंजर, ठीक है। तो जब यहाँ का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम का कम हो जाएगा तो ये वाला स्टिमुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ल्यूमिनल साइड पे एक एक्सचेंजर, एक चैनल है कैल्शियम की, वो कैल्शियम को लेगी, ठीक है, उसमें से कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम बाहर जाएगा ये वाले एक्सचेंजर से और सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, ये एक्सचेंजर की हेल्प से या ये मैकेनिज्म की हेल्प से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि लोअरिंग ऑफ इंट्रासेलुलर सोडियम ड्यू टू एक्सक्रीशन बाय थायराइड्स एनहांसेस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज प्रमोटेड, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस का पॉइंट है कि थायराइड डायूरेटिक्स जो है वो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट करते हैं, जबकि लूप डायूरेटिक्स जो है वो कैल्शियम का सिक्रीशन या कैल्शियम का लॉस करवाता है, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा दरवाज़ा ही नहीं है। एक ब्लॉक कर दिया तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, जबकि इसके पास तो दो दरवाजे हैं। एक ब्लॉक कर दिया है सोडियम के लिए तो दूसरे की हेल्प से वो सोडियम को अंदर लाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ समझते हैं। ड्यूरिंग डायूरेसिस विथ थायराइड्स द यूरिन इज रिच इन सोडियम एंड क्लोराइड बट ऑलमोस्ट फ्री ऑफ बाइकार्बोनेट। हमने अब तक देखा कि बाइकार्बोनेट का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ। दैट मीन्स कि यूरिन में एब्सोल्युटली ज़ीरो बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है अब तक की सिचुएशन को समझते हुए, ठीक है। अभी बाइकार्बोनेट नहीं है, जबकि सोडियम और क्लोराइड तो है, और उसके साथ साथ ये डायूरेसिस कॉज करता है, मतलब वाटर भी लॉस हो रहा है। अभी एक चीज़ समझो कि अगर मेरे पास एक कप पानी है जिसमें मेरे पास 2 चम्मच चीनी है और दूसरे कप में मैंने आधा कप पानी भर दिया और 2 चम्मच चीनी की वैसी रही, तो दूसरा जो कप है वो ज़्यादा मीठा लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे यही हुआ कि नेट कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ECF। बाइकार्बोनेट का लॉस नहीं हुआ पर पानी चला गया, तो पानी चला गया उसकी वजह से जो ECF का वॉल्यूम है वो कम हो गया। पहले 1 कप पानी था, अभी आधा कप पानी हो गया। बाइकार्बोनेट का तो वैसा का वैसा ही है, 2 चम्मच चीनी दोनों में है, पर पानी का लॉस हो गया, उसकी वजह से दूसरा वाला ज़्यादा मीठा लग रहा है, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया हो ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। दस there is increase in concentration of bicarbonate per unit volume of ECF because extracellular fluid volume is also reduced due to diuretic action। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरामिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मतलब कि बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एल्कलोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं देखने को मिलता क्योंकि कंपेंसेशन हो जाता है इसका रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। पर ये एक कंडीशन थी तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। हाइपर यूरेसीमिया, जैसा कि मैंने बताया था कि वो दरवाजे वाली कहानी, मोर एज कम्पेयर टू लूप डायूरेटिक्स। हाइपरग्लाइसीमिया भी ये लोग कॉज करते हैं ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। इसके यूजेस की बात करें तो इसके 2 यूज़ है, डायूरेटिक एक्शन के और नॉन डायूरेटिक। डायूरेटिक एक्शन इडीमा एंड हाइपरटेंशन, एंड नॉन डायूरेटिक डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड हाइपर कैल्सीयूरिया विथ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स। हाइपर कैल्सीयूरिया विथ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, क्योंकि कैल्शियम का ये रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। तो हाइपर कैल्सीयूरिया, इसका मतलब कैल्शियम का एक्सेसिव सिक्रीशन इन यूरिन, तो उसको ये रोक सकता है, उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आपको सबको पता ही है, हाइपोकैलीमिया कॉज करता है। हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम का लॉस प्रमोट करता है, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन
प्लाज्मा में कम हो जाएगा। देन अक्यूट सलाइन डिप्लीशन, हाइपर यूरिसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, डिस्लिपिडीमिया, मैग्नीशियम डिप्लीशन, हाइपोकैल्सीमिया सिर्फ लूप डायूरेटिक्स ही कॉज करेंगे। ये एडवर्स इफेक्ट्स दोनों के मैं बता रही हूँ, लूप के एज वेल एज थायराइड के, ठीक है। हियरिंग लॉस, एलर्जी मैनिफेस्टेशन, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, GIT एंड CNS डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। थैंक यू सो मच।